morning everyone. Welcome to you all in business studies class. So we were doing a topic partnership. In previous videos I told you about the different topics on partnership, just like meaning, introduction and definition and features, types of partners, type of partnership and all. So today I'll be telling you about the formation and registration of partnership. That means फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कैसे किया जाता है, इनकी पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट की जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कहाँ पर करवाया जाता है. एज यू ऑल नो दैट कि बिजनेस जो सोल ट्रेड है उसकी तरह पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड. इसको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में कंफ्लिक्ट से बचने के लिए ऑलमोस्ट जो फॉर्म्स होती हैं इसको रजिस्टर करवा लेती है ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो टू अवॉइड कंफ्लिक्ट्स एंड इट इज ऑलवेज यूजफुल टू गेट इट रजिस्टर्ड. तो कंफ्लिक्ट से बचने के लिए इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी. सो टू अवॉइड कंफ्लिक्ट्स एंड टू गेट द फीचर्स और टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, सम फॉर्म्स गेट इट रजिस्टर्ड, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती हैं. तो रजिस्टर करवाना इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द फॉर्म्स. सो व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो स्टेट लेवल पर एक रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो कि फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन करता है. जैसे गवर्नमेंट उनको रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है, उसके पास अगर हमें अपनी फॉर्म को रजिस्टर करवाने जाना है तो सबसे पहले वो आपको एक फॉर्म देगा. इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है विच इज रिटन ओवर हियर. ये सब लिखा हुआ है कि हमें फॉर्म में क्या क्या मैटर कंटेन करना है, मतलब फिल करना है. तो सबसे पहले फॉर्म का नाम, हेड ऑफिस कहाँ पर है, नेम द अदर प्लेस जहाँ फॉर्म काम कर रही है, यानी कि हेड ऑफिस के अलावा उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं फॉर्म की, फुल नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, यानी कि फॉर्म का एड्रेस क्या है, कहाँ पर काम करती है और उसके पार्टनर्स कौन कौन हैं, उनके एड्रेसेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है डेट ऑफ एंट्री ऑफ द पार्टनर्स, किस पार्टनर ने फॉर्म में कब एंटर किया, उसकी एंट्री. नेक्स्ट सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स, हर एक पार्टनर के सिग्नेचर. एंड पीरियड ऑफ फॉर्म, कि फॉर्म कितने ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है, यानी कि स्पेसिफिक फॉर्म है या ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली पार्टनरशिप है. तो स्पेसिफिक होती है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के बाद वो खत्म हो जाती है, फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है. तो हमें ये पर्पस भी इसका इसमें लिखना पड़ेगा कि हमने किस लिए बनाई है, कितने ड्यूरेशन के लिए बनाई है. तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म में फिल करके रजिस्ट्रार के पास फॉर्म सबमिट करवाना होता है अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस. एक उसकी फीस होती है, उस फीस के साथ उस फॉर्म को सबमिट करवाया जाता है. तो जैसे वो फॉर्म सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद जब रजिस्ट्रार इस चीज से सेटिस्फाई हो जाता है कि जो फॉर्म ने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, दीज आर करेक्ट इंफॉर्मेशंस, तो वो क्या करता है, वो एक जो रजिस्टर होता है उसमें नोट कर लेता है ये पूरी इंफॉर्मेशन. दैट रजिस्टर इज कॉल्ड रजिस्टर ऑफ फॉर्म. उसको हम फॉर्म का रजिस्टर कहते हैं, जहाँ पे सारी फॉर्म्स की डिटेल लिखी होती है. देन उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है उस फॉर्म को, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपकी फॉर्म जो है वो रजिस्टर हो चुकी है. नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड फॉर्म. तो जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एक नेक्स्ट टर्म यूज होती है आपके लिए कि यू आर रजिस्टर्ड नाउ, यानी कि आपकी जो फॉर्म है अब एक रजिस्टर्ड फॉर्म बन गई है. सो योर फॉर्म विल बी टर्म्ड एज रजिस्टर्ड फॉर्म नाउ. ये फॉर्म फिल करके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सबमिट करवा के और फीस जमा करवा के रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर देता है. तो देन योर फॉर्म विल बी रजिस्टर्ड. तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन, की फॉर्मेशन होता कैसे है. उसके बाद भी क्या होता है, कई बार हम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फॉर्म में कुछ ऑल्ट्रेशंस करते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि ऑल द टाइम जो फॉर्म में हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी. तो कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, तो वो चेंजेस भी हमें रजिस्टर करवाने होते हैं विद इन 14 days ऑफ द चेंज.
जिस दिन हमने चेंज किया उसके 14 दिन के अंदर अंदर यानी कि 2 वीक्स में हमें वो चेंजेस के बारे में रजिस्ट्रार के पास नोट करवाना पड़ेगा कि हमने अपने फॉर्म में ये चेंजेस किए हैं। सो द फर्स्ट चेंज इज चेंज नेम ऑफ फॉर्म। मान लीजिए हमने फॉर्म का नेम चेंज कर दिया, तो उसके बारे में फॉर्म का जो नेम चेंज किया उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास एटलीस्ट 14 डेज, विद इन द 14 डेज पहुंच जानी चाहिए कि हमने फॉर्म का नेम चेंज कर दिया है। सेकेंड, चेंज इन द प्लेस ऑफ फॉर्म, कि हम जहां पर काम कर रहे थे उसका हमने प्लेस चेंज कर दिया है। अब ये फॉर्म पहले यहाँ काम कर रही थी, अभी यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चली गई है। दैट मीन्स उसके एड्रेस में अगर चेंज आया है तो हमें वो एड्रेस भी वहां पर चेंज करवाना पड़ेगा जाके। जस्ट लाइक स्कूल में हम जैसे अपना एड्रेस नोट करवाते हैं, फोन नंबर नोट करवाते हैं, जैसे कि अब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो पेरेंट्स क्या आते हैं, जब पूछते हैं कि हमारा होमवर्क नहीं आ रहा है तो वो अपना नंबर अपडेट करवाते हैं कि हमारा नंबर चेंज हो गया है। इसी तरह फॉर्म्स भी अपनी जो चेंजेस करती है वो रजिस्ट्रार के पास चेंज करवाती है, उनका ऑफिस होता है चेंजेस के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आता है अगर किसी पार्टनर के नाम में परमानेंट चेंज हो गया कि उसके नाम, उसने अपना नाम बदल लिया है, अब आगे उसका पब्लिकली यही नाम चलने वाला है, या उसका एड्रेस चेंज हो गया परमानेंट, तो जैसे कि उसने एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट कर लिया, या फिर उसने अपना घर चेंज कर लिया, उसका जो हाउस नंबर है वो चेंज हो गया, तो वो सब चेंजेस हमें विद इन 14 डेज वहाँ पे बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर नया एडमिट होता है और कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवानी पड़ेगी विद इन 14 डेज ऑफ चेंज। नेक्स्ट, माइनर पार्टनर। अगर हमारी फॉर्म में कोई माइनर पार्टनर है तो उस माइनर पार्टनर के एडल्ट होने पर, कि वो 18 की एज को अटेन कर चुका है तो अब वो एडल्ट हो गया है, अब उसके बाद भी अगर वो ये चाहता है कि मैं उस फॉर्म में पार्टनर बनूं या ना बनूं, जैसे कि माइनर वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि जब वो 18 की एज अटेन कर लेता है तो 6 मंथ के अंदर उसको एक पब्लिक नोटिस इशू करना होता है कि मुझे इस फॉर्म में पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। तो इस पब्लिक नोटिस के इशू करने के पहले या बाद में जैसे भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हमें रजिस्ट्रार के पास नोट करवानी पड़ेगी कि नाउ दिस माइनर हैज बिकम मेजर। अब वो मेजर बन चुका है, 18 की एज अटेन कर चुका है, तो अब वो हमारी फॉर्म में पार्टनर है या नहीं इसकी इंफॉर्मेशन भी दे रही है। उसने पब्लिक नोटिस दे दिया होगा कि मुझे इस फॉर्म में पार्टनर बनना है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इन रजिस्ट्रेशन इज इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, या अगर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। दीज आर कॉन्ट्रेरी पॉइंट्स। तो कॉन्ट्रेरी पॉइंट्स में क्या आता है, अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अगर नहीं करवाते हैं तो हमें क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, फॉर्म को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज नो पार्टनर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। अगर दो पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, देन दे कांट फाइल एनी केस अगेंस्ट ईच अदर। तो एक दूसरे के खिलाफ वो कोई केस फाइल नहीं कर सकते, कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते इफ द फॉर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है। सेकेंड, नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फॉर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स। अपने अधिकारों के लिए, अपने मान लीजिए उसका प्रॉफिट में जितना परसेंट है उसको नहीं मिला है तो वो उसके लिए फॉर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। कोई भी प्रोसीडिंग होता है, कोई भी आगे प्रोसेस प्रोसीजर नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता है, मतलब केस फाइल नहीं कर सकता है इन शॉर्ट। ठीक है, कोई भी केस फाइल नहीं कर पाएगा पार्टनर कि मुझे मेरे राइट नहीं मिले हैं या मुझे जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, जब तक कि वो फॉर्म रजिस्टर्ड ना हो। दैट मीन्स इट इज द पॉइंट विच इज अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन, कि अगर रजिस्ट्रेशन होता तो हम कर सकते थे। नेक्स्ट, फॉर्म 2 कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर। इसी तरह अब जैसे कि कोई पार्टनर फॉर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है, इसी तरह फॉर्म भी किसी पार्टनर ने अगर कोई स्कैम किया है, कोई भी घोटाला किया है तो उसके खिलाफ कोई भी वो केस फाइल नहीं कर पाएगी, कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाएगी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है।
नेक्स्ट आता है फॉर्म जो है वो आउटसाइड पार्टी के ऊपर भी। पहले हमने कहा कि पार्टनर्स आपस में केस फाइल नहीं कर सकते अगर एक दूसरे को उन्होंने कोई भी चीट किया है एक दूसरे को। दूसरी बात, पार्टनर फॉर्म के ऊपर नहीं कर सकता। तीसरी बात, फॉर्म पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती। चौथी बात, फॉर्म आउटसाइड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। ओके, सो लेकिन आउटसाइड पार्टी कर सकती है इफ इट इज रजिस्टर्ड। अगर आउटसाइड फॉर्म जो है कोई रजिस्टर्ड फॉर्म है तो वो इसके ऊपर केस कर सकती है, फॉर्म उसके ऊपर केस नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स इफ वी आर रजिस्टर्ड। अगर हम अपने फॉर्म को रजिस्टर करवा लेते हैं कि फॉर्म इज रजिस्टर्ड, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स। फर्स्ट इज बेनिफिट टू द फॉर्म। फॉर्म को क्या बेनिफिट है? फॉर्म किसी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है, किसी के अगेंस्ट भी कोई एक्शन ले सकती है। फर्स्ट बेनिफिट फॉर फॉर्म। सेकेंड इज बेनिफिट्स टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या फायदा होता है? पार्टनर्स अपने राइट के लिए दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस कर सकता है, फॉर्म के खिलाफ केस कर सकता है। अदरवाइज अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? उनकी ऑनेस्टी पे, कि वो ऑनेस्ट होंगे और मुझे मेरा प्रॉफिट दे देंगे। लेकिन हर कोई इतना ऑनेस्ट नहीं होता है। सो फॉर्म शुड बी रजिस्टर्ड, फॉर्म को रजिस्टर करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू इनकमिंग पार्टनर। जो अभी मैं पॉइंट बता रही थी कि ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। वो इनकमिंग पार्टनर के लिए, नया पार्टनर आया वो किसी को नहीं जानता है, उसको ये गारंटी दी गई है कि आपको प्रॉफिट में से 10% या 20% दिया जाएगा। इन केस अगर वो 20% पे नहीं करते हैं और फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर केस नहीं कर सकता, उसको सिर्फ ऑनेस्टी पर डिपेंड रहना पड़ेगा कि वो मुझे 10% या 20% दे देंगे। लेकिन अगर फॉर्म रजिस्टर्ड है तो इनकमिंग पार्टनर के लिए बेनिफिशियल है। वो अगर उसको 10% या 20% जो उन्होंने गारंटी दी है अगर वो पे नहीं करते हैं, इन दैट केस ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द फॉर्म, या उस पार्टनर के खिलाफ जिसने वो गारंटी दी है उसके खिलाफ वो केस फाइल कर सकता है। तो बेनिफिट हो गया उसके लिए। नेक्स्ट, कोई आउटगोइंग पार्टनर है। आउटगोइंग पार्टनर वही होता है या तो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके सक्सेसर को जो पेमेंट मिलने वाली है, या फिर रिटायरमेंट हो जाती है किसी पार्टनर की, जो रिटायरमेंट ले लेता है या रिटायर हो जाता है उस पार्टनरशिप से, तो उस केस में 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक पब्लिक नोटिस हमें इशू करना पड़ता है। इसका फायदा क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो इन दोनों केसेस में, चाहे वो डेथ हुई है पार्टनर की या रिटायर हुआ है पार्टनर, तो इन दैट केस जब तक वो पब्लिक नोटिस इशू नहीं करता है कि मतलब एक पार्टनर की डेथ हो गई है और उसका सक्सेसर जो है वो अभी तक ये पब्लिक इशू नोटिस इशू नहीं कर रहा है कि उस बंदे की डेथ हो गई है, या जो रिटायर हुआ है वो अभी तक पब्लिक नोटिस इशू नहीं कर रहा है कि मैं इस फॉर्म से रिटायर हो चुका हूँ, तो उसके बाद भी फॉर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अगर फॉर्म रजिस्टर्ड है तो इन दोनों केसेस में, चाहे पार्टनर की डेथ हुई है उसके सक्सेसर को, यानी कि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका जो उत्तराधिकारी है उसको, या जो रिटायर हुआ है उस पार्टनर को, बेनिफिट क्या होता है कि आगे जो फॉर्म की एक्टिविटीज होने वाली है, जैसे ही वो पब्लिक नोटिस नहीं भी देता है क्योंकि उसके पास सब नोट हो जाता है। जैसे मैंने फॉर्मेशन के टाइम स्टार्टिंग में बता दिया कि हमें क्या क्या वहाँ नोट करवाना है और जो जो चेंजेस होते हैं वो भी नोट करवाने होते हैं। जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रार के पास विदिन 14 डेज उसको नोट करवाएगी। तो जब वो नोट हो जाएगा 14 डेज में कि ये पार्टनर की डेथ हो गई है या ये पार्टनर फॉर्म से रिटायर हो गया है, तो इन दैट केस उसको फॉर्म की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसका जो चेंज वाला पार्ट है वो रजिस्ट्रार के पास नोट हो चुका है कि दैट पर्सन इज डाइड और दैट पर्सन इज रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप, वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई है। तो इन दैट केस उसका सक्सेसर जिसकी डेथ हुई या वो पर्सन जो रिटायर हुआ, वो आगे की एक्टिविटीज के लिए, फॉर्म की एक्टिविटीज के लिए, कोई लॉसेस के लिए, कोई भी एक्टिविटीज प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता अगर फॉर्म रजिस्टर्ड है। तो अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्योंकि वहां पर कुछ भी नोट नहीं हुआ है तो आगे जब तक वो 6th मंथ तक
क्योंकि पब्लिक नोटिस इशू करने का टाइम नेक्स्ट 6 मंथ होता है। तो 6 मंथ तक जब तक वो पब्लिक नोटिस इशू नहीं करता कि मैं रिटायर हो गया हूँ, तब तक उसको फर्म की हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। फर्म में अगर कोई लॉस होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, या फर्म में कोई भी एक्टिविटी होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सपोज फर्म में आग लग जाती है, उसमें लॉस हो जाता है, तो उसमें भी उसको लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी चेंज कहीं नोट ही नहीं हुआ है। लेकिन रजिस्टर्ड है तो उसका चेंज नोट हो जाता है रजिस्ट्रार के पास विद इन 14 डेज, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फर्म विच इज रजिस्टर्ड। तो पार्टनर्स को और फर्म को बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ फर्म इज गेटिंग रजिस्टर्ड, एंड इफ फर्म इज नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड then these are the effects which will be faced by the unregistered firm। जो भी unregistered firm है उसको ये सब फेस करना पड़ेगा। So that was the topic of formation and registration of partnership। So today we have completed the whole topic of partnership। I hope this is clear to you all. Thank you।